हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर मैथ क्लासेस। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और रेडी होंगे कुछ नया सीखने के लिए। आज हम क्लास 8th मैथ का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ये चैप्टर थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा विजुअल है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आप सब ट्रायंगल्स के बारे में जानते हो ना। ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3। बिल्कुल सही। आग अब अगर किसी शेप में 4 साइडें हो जाएं तो उस शेप को हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम क्वाड्रिलेटरल्स। और वही हमारा जो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, यानी ऐसी शेप जिसमें जो 4 साइड्स होंगी। अभी आप अगर चैप्टर का जो टाइटल है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, इसी को समझो। अंडरस्टैंडिंग होता है समझना, क्वाड्रिलेटरल होता है यानी ऐसी शेप जिसकी साइड्स 4 हों। क्वाड का मतलब होता है 4 और लेटरल्स का मतलब साइड, यानी ऐसी फिगर जो 4 साइड से बनी हो, यानी एक साइड, 2 साइड, 3 साइड और 4 साइड। ऐसी शेप में कोई सी बना सकता हूँ, ऐसे बना सकता हूँ, है ना। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी ऐसी शेप्स को क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। अब हम बेसिक से थोड़ा पढ़ते हैं जो हमारे बुक में है कि प्लेन सरफेस या प्लेन कर्व क्या होता है। व्हेन यू जॉइन ए नंबर ऑफ पॉइंट विदाउट लिफ्टिंग ए पेंसिल। आप यानी नंबर ऑफ पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करते हो पेंसिल को ऊपर उठाए बिना, पेंसिल को लिफ्ट किए बिना पेपर से, तो आपको आपके पास जो शेप आएगी वो एक क्या होगी? प्लेन कर्व। अभी मैं यहाँ पे बताता हूँ। मान लो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं कोई भी शेप बना रहा हूँ। मान लो ये मेरी शेप एक है, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये मेरा एंड पॉइंट है। लेकिन मैंने अपनी पेंसिल या अपने पेन को कभी लिफ्ट यानी ऊपर नहीं उठाया, बल्कि कंटिन्यूस मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये हमारा क्या कहलाता है? प्लेन कर्व। क्या कहलाता है? प्लेन, CURV। क्या इतनी बात समझ आ गई? प्लेन कर्व समझ आ गया कि कंटिन्यूस लाइन। देखो, लगातार ये लाइन मैंने ड्रॉ की, यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट, और मैंने पेंसिल को ऊपर नहीं उठाया, लिफ्ट नहीं किया, तो कंटिन्यूस लाइन है। विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, पेंसिल को लिफ्ट किए बिना पेपर से मैंने लिफ्ट नहीं किया। ये स्ट्रेट भी हो सकती है और बेंड भी हो सकती है। अभी जो मैंने बनाई ये क्या है? एक बेंड बनाई। मैं एक स्ट्रेट भी बना सकता हूँ। देखो, ये वाली क्या हो गई? स्ट्रेट। इसको भी हम क्या कहेंगे? कर्व कहेंगे। इसको भी क्या कहेंगे? कर्व कहेंगे। इसको भी क्या कहेंगे? कर्व। अभी कर्व की टाइप्स होती हैं, कर्व की अलग अलग टाइप्स होती हैं। अभी देखो, अभी यहाँ तक तो समझ आ गया कि कर्व क्या होता है। यानी मैं कोई भी शेप बना रहा हूँ, यानी स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक मैं पेंसिल को या पेन को लिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, तो उसे हम कहते हैं कर्व। क्या ये बात समझ आ गई? प्लेन कर्व हम उसे कहते हैं। नेक्स्ट इसकी टाइप्स होती हैं कुछ। अब प्लेन कर्व की मल्टीपल टाइप्स होती हैं। पहले हम फर्स्ट वन को हम थोड़ा इलेबोरेट करते हैं। पहला है ओपन टाइप या ओपन कर्व, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम ओपन कर्व कहते हैं। ओपन ओपन से ही हमें यानी ये खुला होगा, ऐसा कर्व जो क्या होगा? खुला होगा। मान लो मैं ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और मैं ये बना रहा हूँ। ये भी क्या है? कर्व। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और ये एंड किया, पेंसिल को लिफ्ट नहीं किया, उठाया नहीं ऊपर, तो ये क्या है? कर्व। लेकिन कौन सा? ओपन कर्व है, यानी ये खुला है, यानी इसके अंदर एंटर हो सकते हैं। ये क्या है? ओपन कर्व है। अब नेक्स्ट है सेकंड, इसकी अगर जो टाइप है वो है क्लोज्ड कर्व। क्या है? क्लोज्ड, CURVE, क्लोज्ड कर्व। अब क्लोज्ड कर्व कैसा हो सकता है? अभी इसी को मैं इस शेप में बना दूं, ये और ये,
यही मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, यानी यहाँ से मैंने शुरू किया ड्रॉ करना और वापस जाकर यहीं पे मैं एंड कर रहा हूँ। और ये जो है फिगर बनी है बिल्कुल क्लोज है, यानी ये बिल्कुल क्या है, क्लोज है। और इसके अंदर आप एंटर नहीं कर सकते, कहीं से भी आप एंटर नहीं कर सकते, इसे कहते हैं हम क्लोज्ड कर्व। है तो ये भी कर्व, मैंने पेंसिल को ऊपर लिफ्ट नहीं किया तो, और मैंने ये शेप बनाई तो, लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, ये यानी इसके इसके अंदर हम एंटर हो सकते हैं, ये इसे हम कहेंगे ओपन कर्व। और जिसके अंदर हम एंटर नहीं कर सकते वो हो गया क्लोज्ड कर्व हो गया। अभी देखो, ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व, अभी इसके साथ साथ हम थर्ड वन पढ़ेंगे। अब सिंपल और नॉन सिंपल कर्व भी होते हैं। सिंपल कर्व, आई थिंक कि ये दो कर्व आपको समझ आ गए होंगे। पहले कर्व क्या होता है, फिर ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व, ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व कौन से होते हैं, देखो सिंपल कर्व, बिल्कुल सिंपल कर्व ओपन भी हो सकते हैं, सिंपल कर्व ओपन भी हो सकते हैं और क्लोज्ड भी हो सकते हैं। मान लो ये क्या है, ये है सिंपल कर्व, ये भी क्या है सिंपल कर्व। और सिंपल कर्व आप कहो कि सर ये तो ओपन कर्व है, सिंपल कर्व कैसे हो गया। देखो सिंपल कर्व में ये जो टच नहीं होती, यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यानी ये मेरा एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट तक ये कहीं भी टच ना हो, तो इसे हम क्या कहेंगे सिंपल कर्व। और देखो इसको भी हम सिंपल कर्व कहेंगे। ये क्लोज्ड भी है और सिंपल भी है, क्लोज्ड भी है और सिंपल भी है। अभी ध्यान से समझो, यानी सिंपल कर्व कौन सा नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर बता आपको एक शेप बना, यहाँ पर मैं एक शेप बनाता हूँ, ये मैं यहाँ पर इंटरसेक्ट कर, यहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट हो गई है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, क्लोज तो है ये, लेकिन ये सिंपल नहीं है, क्योंकि सिंपल में ये एक कंडीशन होती है कि ये कभी भी सेल्फ इंटरसेक्ट नहीं करता है, खुद को काटता नहीं है, खुद यानी खुद की लाइन को क्रॉस नहीं करता, जब तक एंड और जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट से पहले ये कभी भी क्रॉस नहीं करता। सिंपल कर्व यानी यानी आपने देखना है कि सिंपल कर्व में अगर कोई लाइन जो है यानी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो वो क्या है, सिंपल कर्व है। यानी नो सेल्फ इंटरसेक्टिंग, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, नो सेल्फ इंटरसेक्टिंग, यानी खुद को ये क्रॉस नहीं करती है ये, यानी ये सिंपल कर्व नहीं है, ये और ये क्या है सिंपल कर्व है। अब हम फोर्थ वन पर देखते हैं, यानी फोर्थ वन जो टाइप है नॉन सिंपल कर्व। नॉन सिंपल नॉन सिंपल कर्व, नॉन सिंपल कर्व में क्लोज्ड भी आ सकते हैं और नॉन क्लोज्ड भी आ सकते हैं। देखो नॉन सिंपल कर्व में देखिए, एक एग्जांपल मैं एक शेप यहाँ पर बनाता हूँ, जैसे यहाँ पर बनाई थी हमने। और ये कौन सी हो गई, नॉन सिंपल। क्यों नॉन सिंपल क्यों है, क्योंकि ये सेल्फ इंटरसेक्ट कर रही है, सेल्फ इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मतलब क्रॉस कर रही है या कट कर रही है। तो ये इस पॉइंट पर है, देखो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पर जाकर अभी मैं एंड पॉइंट पर नहीं पहुँचा हूँ, मैं पहले ही इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा हूँ, क्रॉस कर रहा हूँ। तो इस ऐसे कर्व को हम क्या कहेंगे, नॉन सिंपल कर्व, यानी ये सेल्फ इंटरसेक्ट कर रहा है। ये तो ये क्लोज्ड भी है, और ये चलो आगे मैं अभी और बताऊंगा आपको, लेकिन आप इतना समझो कि ये नॉन सिंपल कर्व है, जो इंटरसेक्ट जो क्रॉस नहीं कर रहा है खुद को ही, वो है सिंपल कर्व, जो क्रॉस कर रहा है वो है नॉन सिंपल कर्व। और इसमें ये ऐसी एग्जांपल भी आती है, देखो एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट जो है अलग अलग है, लेकिन पहले ही ये क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो ये भी नॉन सिंपल कर्व है। अभी ध्यान से देखो, अब हमारे पास जो है ओपन जो कर्व होता है, ओपन वो सिंपल भी हो सकता है। देखो ये एक मैं ओपन कर्व की एग्जांपल देता हूँ। ओपन कर्व, देखो ये है ना ओपन कर्व, क्या ये ओपन कर्व है, बिल्कुल, और यही सिंपल भी है। समझ आई, देखो ओपन कर्व है, ओपन कर्व किस प्रॉपर्टी से है कि इसके अंदर हम एंटर, यानी इसके अंदर हम एंटर कर सकते हैं, ये ओपन
कर्व है। और सिंपल कर्व किस प्रॉपर्टी से हम कह रहे हैं ये कि यही सिंपल कर्व है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट यानी ये सेल्फ इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ये सेल्फ इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। यानी एक शेप मैंने बनाई है, ये ओपन भी है और सिंपल भी है। ध्यान से सुनो, यही शेप ओपन भी है और सिंपल भी है। क्या आपको समझ आई? ये शेप ओपन कैसे है? क्योंकि इसके अंदर हम एंटर कर सकते हैं। और यही शेप सिंपल कैसे है? क्योंकि ये सेल्फ इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। क्या यहाँ तक समझ आ गई? अब नेक्स्ट में एक ही शेप बताऊंगा और उसकी यानी दो प्रॉपर्टीज से आपको रिलेट करवाऊंगा। अब यहाँ पर एक क्लोज्ड फिगर ले लो। अगर मैं कहूँ ये क्लोज्ड फिगर है, क्लोज्ड कर्व है, तो मतलब आप मतलब आपको ये बात तो समझ आ गई कि ये क्लोज्ड कर्व है। आप कहोगे हाँ कि ये क्लोज्ड कर्व है। लेकिन अगर मैं ये साथ में कहूँ कि ये सिंपल भी है, क्लोज्ड के साथ ये क्या है? सिंपल भी है। तो क्या समझ आई? क्लोज्ड कर्व है यानी ये तो क्लोज्ड कर्व है, यानी इसके अंदर हम एंटर नहीं कर सकते, कहीं कोई भी जगह नहीं है, यानी ये क्लोज्ड कर्व है। लेकिन ये सिंपल कैसे है? क्योंकि ये स्टार्टिंग और एंड पॉइंट यानी स्टार्टिंग से लेकर एंड पॉइंट तक ये कहीं भी इंटरसेक्ट यानी कहीं भी क्रॉस नहीं कर रही है। तो ये क्या हो गया हमारा? क्लोज्ड भी। यही फिगर यही कर्व हमारा क्लोज्ड भी है और यही कर्व हमारा सिंपल भी है। आई थिंक आपको ओपन यानी सिंपल कर्व और ओपन कर्व, सिंपल कर्व और क्लोज्ड कर्व में डिफरेंस समझ आ गया। नेक्स्ट जो हमारा है, अगर हम देखें नॉन सिंपल कर्व। देखो नॉन सिंपल में नॉन सिंपल कर्व जो सिंपल नहीं है, यानी सिंपल नहीं है तो जाहिर सी बात है वो क्या करेंगे? इंटरसेक्ट यानी क्रॉस करेंगे। यानी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जहाँ पे मीट होगा या नहीं होगा उससे पहले ही क्या करेंगे? वो इंटरसेक्ट करेंगे। देखो एक एग्जांपल, ये सिंपल कर्व नॉन सिंपल कर्व की एग्जांपल है। मान लो ये एक आपकी कोई भी शेप है और वापस जाकर ये आप यानी स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से स्टार्ट यानी जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहीं पे आपने एंड किया। तो ये क्लोज्ड भी है ना? ये क्लोज्ड है या नहीं है? बिल्कुल है, क्लोज्ड फिगर है, यानी आप इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते। लेकिन ये तो इंटरसेक्ट तो कर रही है, यानी आप एंटर नहीं कर सकते, क्लोज्ड है ठीक है, लेकिन ये तो इंटरसेक्ट कर रही है पहले ही। तो ये नॉन सिंपल कर्व है। यानी एक क्लोज्ड कर्व नॉन सिंपल कर्व भी है, ये क्लोज्ड कर्व ये नॉन सिंपल कर्व क्लोज्ड भी है, ये कर्व क्लोज्ड भी है और नॉन सिंपल भी है। एक और एग्जांपल इसी नॉन सिंपल की, जैसे पहले ही मैंने ड्रॉ की थी। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पर देखो इंटरसेक्ट हो रहा है पहले ही। अभी देखो क्या ये क्लोज्ड कर्व है? आप कहोगे सर यहाँ क्लोज्ड कर्व है, लेकिन ये तो नहीं है ना क्लोज कर्व। तो इसको हम क्लोज नहीं कहेंगे, हम क्लोज उसी को कहेंगे जहाँ जिस कर्व में कहीं से भी एंटर होने की वो स्पेस ही ना हो। तो यहाँ पर ये तो हमें दिख रही है क्लोज, लेकिन ये इस कर्व को हम क्लोज नहीं कहेंगे। ये देखो यहाँ से एंटर हम कर सकते हैं, तो मतलब ये क्या है? इसे हम नॉट क्लोज्ड या ओपन कहेंगे। क्लोज्ड नॉट क्लोज्ड हम इसको कहेंगे, ठीक है, नॉट क्लोज्ड। यानी नॉन सिंपल कर्व, ये दोनों नॉन सिंपल हैं, लेकिन एक जो है क्लोज्ड है और एक नॉट क्लोज्ड है। यहाँ तक बात समझ आ गई? अगर यहाँ तक बात समझ आ गई तो हम आगे मूव ऑन करेंगे। देखिए ये जो है हमारा कर्व जो है वो ओपन भी है और सिंपल भी है। ये कर्व हमारा क्लोज्ड भी है और यही सिंपल भी है। और ये कर्व हमारा क्लोज्ड भी है और नॉन सिंपल भी है। और ये कर्व हमारा नॉन क्लोज्ड है और नॉन सिंपल भी है। यहाँ तक बात समझ आ गई? क्या यहाँ तक बात समझ आई? हम नेक्स्ट पॉलीगॉन का आपको थोड़ा समझाते हैं कि पॉलीगॉन क्या होता है। देखिए आपकी बुक में इतनी डिटेल नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको मैंने ये सब चीज़ें बता दी। आपकी बुक में तो सिर्फ सिंपल ये प्लेन कर्व बताया था और कुछ भी नहीं, जो न्यू बुक के अकॉर्डिंग था। तो आपको ये प्लेन कर्व और इसकी ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व, सिंपल कर्व, नॉन सिंपल कर्व सब समझ आ गई। अब देखो हम पॉलीगॉन पहले पढ़ेंगे, फिर कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगॉन में भी इसी तरह डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। अब पॉलीगॉन किसे कहते हैं? यहाँ पर डेफिनेशन जो लिखी है, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व। देखो अब आपको समझ आ गई कि सिंपल है यानी ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी। सिंपल यानी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, सिंपल यानी
सिंपल यानी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और क्लोज्ड यानी ये क्लोज होगी, इसके अंदर आप एंटर नहीं कर सकते। कर्व होगा यानी मान लो ये वाली आपको फिगर दी हुई है, देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और इस तरह से घूमते 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 हुए ड्रॉ करते हुए हम, ये हमारा एंड पॉइंट है। तो क्या देखो, अगर सिंपल है तो क्या हमने इंटरसेक्ट किया, क्या कोई लाइन क्रॉस की हमने, नहीं की, तो सिंपल है, जाहिर सी बात है। क्लोज्ड यानी कहीं से भी एंट्री है, यानी कहीं से आप एंटर हो सकते नहीं हो सकते। तो ये सिंपल भी, पॉलीगॉन की कंडीशन क्या है कि ये एक तो सिंपल होना चाहिए, सिंपल कर्व, और क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, और साथ में सिंपल भी होना चाहिए, क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, मेड अप ऑफ ओनली, यानी ये सिर्फ किसका बना होना चाहिए, ओनली मीन्स सिर्फ, ये सिर्फ और सिर्फ किसका बना होना चाहिए, लाइन सेगमेंट का बना होना चाहिए। लाइन सेगमेंट आपने यानी 7th में भी पढ़ा होगा कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन। यानी अभी हमने जो कर्व बनाए थे, अभी यहाँ पर मैं आपको शो दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर ये हमने कर्व बनाया था कि इसको हम कर्व कहेंगे, लेकिन ये पॉलीगॉन नहीं हो सकता। एक तो ये क्लोज नहीं है और ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है। यहाँ पर देखो, ये हमने जो बनाए थे, क्या ये स्ट्रेट लाइन से बना है, नहीं बना है, ये भी पॉलीगॉन नहीं कहलाएगा, ये भी नहीं कहलाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे मैं बताता हूँ, पॉलीगॉन ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन, और ये तीसरी स्ट्रेट लाइन। अब देखो, क्या ये सिंपल है, ऑफ कोर्स सिंपल कर्व है, सिंपल कर्व भी है, क्लोज्ड कर्व भी है, और सिर्फ लाइन से बना हुआ, स्ट्रेट लाइन से बना हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉलीगॉन कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, पॉलीगॉन। अब देखो, किसी भी तरह का पॉलीगॉन आप बना सकते हो। ये देखो, ये भी पॉलीगॉन है, देखो ये भी पॉलीगॉन है, क्योंकि सिंपल भी है, क्लोज्ड भी है, और लाइन सेगमेंट से बना है। अब मुझे बताओ, क्या ये पॉलीगॉन है, नहीं है। ये पॉलीगॉन है, नहीं है पॉलीगॉन, ठीक है। ये पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है। अभी देखो, ये वाला पॉलीगॉन है, नहीं है पॉलीगॉन, ठीक है, ये पॉलीगॉन नहीं है। अब आपको समझ आ गई होगी कि पॉलीगॉन क्या होते हैं, ये क्या समझ आ गई, यानी ये कर्व्स जो पॉलीगॉन हैं और ये कर्व्स जो पॉलीगॉन नहीं है। देखो, ये क्लोज्ड भी हैं, कर्व क्लोज्ड कर्व है, सिंपल भी हैं, और लाइन सेगमेंट से बने हैं। ये देखो, ये तो लाइन सेगमेंट से बना है, लेकिन ये ना तो सिंपल है, ना क्लोज्ड है, ना क्लोज्ड है और ना सिंपल है। तो ये सिंपल नहीं है, ये क्लोज्ड नहीं है, तो इसलिए ये पॉलीगॉन नहीं है। अब आपको कोई भी पूछे कि ये पॉलीगॉन क्यों नहीं है, तो आप बता सकते हो कि ये पॉलीगॉन क्यों नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगॉन। अभी देखो, कुछ पॉलीगॉन ऐसे आपको दिखेंगे जिनमें अंदर की तरफ कोई भी टर्न नहीं होगा, और कुछ पॉलीगॉन आपको ऐसे दिखेंगे जिनमें आपको इस तरह का अंदर की तरफ जो है टर्न मिलेगा, इंडेंट, जो मतलब इनवर्ट टर्न मिलेगा। तो जिनमें जिनमें आपको इनवर्ट टर्न नहीं मिलेगा, जिनमें आपको इनवर्ट टर्न नहीं मिलेगा, उन्हें आप क्या कहेंगे, कन्वेक्स पॉलीगॉन। क्या कहेंगे, कन्वेक्स पॉलीगॉन। ध्यान से समझो, और जिनमें आपको ये इनवर्ट टर्न मिलेगा, अंदर की तरफ ये टर्न मिलेगा, तो वो होंगे कनकेव पॉलीगन। अब यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको, देखो यहाँ पर कुछ कन्वेक्स और कुछ कनकेव पॉलीगन है। देखो, ये फर्स्ट वाला पॉलीगन देखो, ये लाइंस क्लोज्ड भी है, लाइन सेगमेंट से बना है, और सिंपल भी है, और यहाँ पर देखो कहीं भी इनवर्ट टर्न नहीं है, अंदर की तरफ टर्न नहीं है, तो इसे हम क्या, ये क्या है, कन्वेक्स पॉलीगन। इसमें भी इनवर्ट टर्न, अंदर की तरफ टर्न नहीं है, तो ये भी कन्वेक्स। ये इसमें भी अंदर की तरफ, इसमें इनवर्ट टर्न नहीं है, इसलिए क्या है, कन्वेक्स पॉलीगन है। नेक्स्ट जो है हमारा, देखो पहले ही पॉलीगन में जो है इनवर्ट टर्न है, तो ये क्या है, कनकेव पॉलीगन। इसमें भी इनवर्ट टर्न है, तो क्या है, कनकेव पॉलीगन। इसमें भी इनवर्ट टर्न है, तो कनकेव पॉलीगन, और इसमें भी इनवर्ट टर्न है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ जो है टर्न है, तो उसे कनकेव पॉलीगन कहेंगे। क्या यहाँ तक समझ आ गई, पॉलीगन क्या होता है, और कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन क्या होता है। नेक्स्ट हमारा है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। अभी ध्यान से यहाँ पर समझो, जहाँ पर इक्वल साइड्स
क्या होंगी? देखो रेगुलर पॉलीगन की कंडीशन है कि एक साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए और एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। साइड और एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। देखो यहाँ पर ये जो फर्स्ट साइड है, सेकंड साइड है और थर्ड साइड है वो क्या है? इक्वल है। इक्वल यानी बराबर है। यानी ये साइड और ये साइड तीनों साइडें बराबर है, यानी इक्वल साइड्स। अभी यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेगुलर पॉलीगन की कंडीशन है इक्वल साइड्स होनी चाहिए और इक्वल एंगल होना ज़रूरी है। उसे हम क्या कहेंगे? रेगुलर पॉलीगन। और इरेगुलर पॉलीगन में अगर इक्वल साइड्स हों और इक्वल एंगल ना हो तब भी वो रेगुलर पॉलीगन नहीं है। अब देखो यहाँ पर ये जो है रेगुलर पॉलीगन है, ये भी क्या है? इसे हम क्या कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर। ये क्या है? रेगुलर पॉलीगन है। क्यों? इसकी जो साइड्स हैं और एंगल्स हैं जो है इक्वल हैं, यानी चारों एंगल इक्वल हैं। यहाँ तीनों एंगल इक्वल हैं और तीनों साइडें इक्वल हैं। चारों साइडें इक्वल हैं और चारों एंगल इक्वल हैं। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं है। ये दो साइडें जो हैं इससे जो है यानी बड़ी हैं, तो यहाँ पर जो और एंगल भी इक्वल नहीं है। तो ये ना तो साइड्स इक्वल हैं ना एंगल इक्वल हैं, तो ये इर्रेगुलर पॉलीगन है। यानी ये देखो, ये आपके पास जो है 1 2 3 4 5 साइडें हैं इक्वल है और एंगल भी क्या है? इक्वल। तो ये रेगुलर पॉलीगन है। ये चारों क्या है? रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि इनकी साइड और एंगल जो है इक्वल हैं। ये चार जो है इर्रेगुलर पॉलीगन इसलिए हैं क्योंकि इनमें साइड्स और एंगल इक्वल नहीं है। नेक्स्ट जो है हमारा ये जो 3.1 में अभी हमने जो पढ़ा कि देखो यहाँ पर ये फिगर्स दी हुई हैं, इनमें से पूछा है कि सिंपल कर्व कौन सा है। सिंपल यानी जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। कर्व यानी आप कर्व क्या होता है? आपने कोई भी ड्राइंग बनाई पेंसिल को ऊपर उठाए बिना। पहला वाला जो है यानी यहाँ से अगर स्टार्ट करो और ये एंड हो गया, यानी ये एक तो सिंपल है यानी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा और कर्व भी है, सिंपल कर्व है। सेकंड वाला भी सिंपल कर्व है। थर्ड वाला सिंपल कर्व नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, मैंने एक सर्कल बनाया, अब दूसरा बाहर सर्कल बनाने के लिए मुझे पेन को यहाँ से उठाने पड़ेगा, फिर जाकर मैं दूसरा सर्कल बना सकता हूँ। तो ये कर्व है ही नहीं, ये कर्व नहीं है, ये कर्व नहीं है। तो ये सिंपल कर्व नहीं है। ये क्या ये सिंपल कर्व है? नहीं है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है पहले ही। तो फर्स्ट यानी पहले का आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये जो फिफ्थ है ये भी सिंपल कर्व है और सिक्स्थ भी सिंपल कर्व है और सेवन्थ भी सिंपल कर्व है। अब देखो सिंपल और क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो फर्स्ट वाला भी सिंपल है और क्लोज्ड भी है, सेकंड भी सिंपल और क्लोज्ड है, थर्ड भी सिंपल क्लोज्ड है और फिफ्थ भी सिंपल क्लोज्ड है और सिक्स्थ भी सिंपल और क्लोज्ड है, सेवन्थ भी सिंपल और क्लोज्ड है। एट्थ क्यों सिंपल क्लोज्ड नहीं है? देखो अगर मैं यहाँ पे ये बना रहा हूँ, देखो अब मुझे एक तो पेंसिल को उठाने पड़ेगा और वापस आकर यहाँ से और फिर जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट, तो ये क्या है? सिंपल कर्व नहीं है एट्थ में, सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। अब पॉलीगन इनमें से कौन कौन से हैं? देखो पॉलीगन क्या कहा था? लाइन सेगमेंट का होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। फर्स्ट वन तो है हमारा पॉलीगन, सेकंड भी है पॉलीगन, थर्ड हमारा पॉलीगन नहीं है क्योंकि लाइन सेगमेंट का नहीं बना हुआ। ये देखो ये तो कर्व ही नहीं है तो पॉलीगन कहाँ से होगा? यानी फोर, यानी हमारे पॉलीगन फर्स्ट और सेकंड है और कोई पॉलीगन नहीं है। अब कन्वेक्स पॉलीगन, अभी मैंने बोला था कन्वेक्स पॉलीगन जिसमें अंदर की तरफ टर्न नहीं हो, तो ये देखो यहाँ अंदर की तरफ टर्न मिल रहा है तो ये कन्वेक्स नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला हमारा यहाँ कन्वेक्स पॉलीगन है। और कनकेव पॉलीगन जिनका अंदर की तरफ टर्न है, देखो फर्स्ट वन जो है कनकेव पॉलीगन है और यहाँ पर कोई भी नहीं है कनकेव पॉलीगन। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। और सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन? इसका भी आंसर मैंने बता दिया कि ऐसा पॉलीगन जिसमें इक्वल साइड और इक्वल एंगल होने रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। अब ये इसका जो पार्ट है कि रेगुलर पॉलीगन के नाम बताओ अगर उसकी तीन साइड हो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, चार साइड हो तो स्क्वायर कहेंगे किसी पॉलीगन की, और सिक्स साइड होंगी तो रेगुलर हेक्सागन कहेंगे। देखिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन। अभी तक हम पॉलीगन पढ़ रहे थे कनकेव, कन्वेक्स, रेगुलर, इरेगुलर। अब
पॉलीगन की टाइप्स हैं। देखो, अगर पॉलीगन 3 साइड का है उसे हम क्या कहेंगे, ट्राइंगल। अगर पॉलीगन 4 साइड्स का है उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल। यानी जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो ये 4 साइड वाले ही पॉलीगन है। 4 साइड वाले पॉलीगन यानी क्वाड्रिलेटरल जो है हमारा चैप्टर है। और अगर 5 साइड वाले पॉलीगन है तो उन्हें क्या कहेंगे हम, पेंटागन। 6 साइड वाले पॉलीगन को क्या कहेंगे, हेक्सागन। 7 साइड वाले पॉलीगन को क्या कहेंगे, हेप्टागन। 8 साइड वाले पॉलीगन को क्या कहेंगे, ऑक्टागन। या आगे शेप है। 9 साइड वाले को क्या कहेंगे, नैनागन। और 10 साइड वाले को डेकागन। और मल्टीपल साइड यानी बहुत सारी साइड्स होंगी, एन एन यानी एन साइड होंगी तो एन गॉन कहेंगे। यानी आपको 10 तक तो आने ही चाहिए, इसके आगे भी हैं लेकिन इतने आपको आने ही आने चाहिए। पहला है हमारा फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। इन फिगर्स में ये एंगल एक दिया हुआ है, यहाँ पर भी एंगल दिया 125, लेकिन यहाँ पर x डिग्री दिया हो तो यही x हमने निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे, क्या विजिबल है, बिल्कुल है, सम ऑफ ऑल, सम ऑफ मीज़र लिखना है, सम ऑफ मीज़र ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये एक्सरसाइज जो है वो है 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है। सम ऑफ ऑल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमें एंगल्स क्या क्या बताए हैं, एक तो बताया हमें x प्लस दूसरा कौन सा है 125 डिग्री प्लस तीसरा भी 125 डिग्री है। x प्लस 125 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x प्लस 125 कितना होगा, 5 10 1 कैरी 2 2 4 1 5 और 1 1 1 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस ये प्लस का आगे जाकर माइनस का होगा 250 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 360 में से 250 माइनस करने पर कितना होगा, 0 का 0, 6 में से 5 1 और 1 110 डिग्री। इस तरह से ये क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज जो 3.3 है, गिवन ए पैरेललोग्राम, आपके पास एक पैरेललोग्राम है ABCD दिया हुआ। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इनको आपने फिल करना, कंप्लीट करना है और साथ में डेफिनेशन या प्रॉपर्टी भी बतानी है। इसको करने से पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़, एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ आना बहुत ज़रूरी है, फिर जाकर हम इसको समझ कर सकते हैं, वरना रटे से हम AD इक्वल टू BC OC इक्वल टू OA कर सकते हैं। लेकिन देखो, हमें एक पैरेललोग्राम दिया है, हमें ये पहले हम इसको समझेंगे कि पैरेललोग्राम होता क्या है और फिर आगे कर दें क्वेश्चन। एक फिगर हम बनाएंगे। देखो, पहली कंडीशन ये है कि पैरेललोग्राम जो होगा, हम क्या एक हेडिंग डालते हैं PARALLELOGRAM, पैरेललोग्राम। यानी हम किसे पैरेललोग्राम कहेंगे, कौन सी फिगर को हम पैरेललोग्राम कहेंगे। पहली कंडीशन यानी शर्त मान लो कि पहली शर्त ये है कि पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल होगा। QUADRILATERAL। पहली शर्त यह है कि पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल मतलब, क्वाड का मतलब 4, क्वाड का मतलब 4 और लेटरल का मतलब साइड्स, यानी 4 साइड्स का होना चाहिए। तो हमारी ये एक साइड हो गई है ना, ये दूसरी साइड है, ये तीसरी साइड है और ये हमारी चौथी साइड है। 1 2 3 4, क्या पांचवी है, छठी है, नहीं है। तो ये पहली कंडीशन या पहली प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की है कि ये पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड्स का होता है, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। क्या कोई दिक्कत परेशानी अभी तक? इतना तो समझ आ गया कि पैरेललोग्राम 4 साइड्स का होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। मान लो ये A है, ये B है, C है और ये D है। आप कहीं भी इसको लिख सकते हो, आप ABCD, यहाँ ABCD कहीं भी कुछ भी लिख सकते हो। हमने माना कि ये ABCD है। पहला तो ये कि क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम जो है 4 साइड्स का होता है, 4 साइड्स का होता है। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड्स का होता है।
या 4 वर्टिसेस का होता है। जो सेकंड प्रॉपर्टी जो है पैरेललोग्राम की ये है, सेकंड प्रॉपर्टी है कि जो अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेललोग्राम में इक्वल होंगी। अपोजिट साइड्स कौन सी होती हैं, जो ए डी है, ए डी इसकी अपोजिट साइड बी सी है, यानी ए डी जो होगी वो किसके, ए बी, अगर मैंने ए बी लिख लिया, ए और बी जो है किसके इक्वल होगी, डी और सी के। ए बी इज इक्वल टू डी सी, यानी ये जो ए बी है साइड ये इक्वल होगी, यानी बराबर होगी डी सी के। ए बी इज इक्वल टू डी सी। और नेक्स्ट ए डी एंड ए डी जो है, ए डी साइड जो होगी बी सी के इक्वल होगी, बी सी के इक्वल होगी। पहली प्रॉपर्टी के क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स का होगा, पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल होगा। सेकंड प्रॉपर्टी के अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल होंगी। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अपोजिट, ये टी है, अपोजिट साइड जो होंगी पैरेलल होंगी। क्या होंगी, अपोजिट साइड पैरेलल होंगी। अब पैरेलल क्या होता है, यानी ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यानी ए डी जो होगी वो सी बी के क्या होगी, इक्वल तो होगी लेकिन साथ में पैरेलल भी होगी, यानी ए डी इज पैरेलल बी सी एंड ए बी जो है पैरेलल किसकी होगी, डी सी के। मतलब कोई दो लाइंस ले लो, जो मान लो ये लाइंस हैं, इनको जितना भी आगे ले जाओ ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। ऐसी लाइंस को कहते हैं पैरेलल लाइंस। क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। ऐसी लाइंस को पैरेलल लाइन कहते हैं। मान लो और दो लाइंस में देखता हूँ, ये मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ और ऐसे में दो लाइंस ड्रॉ करता हूँ, एक वक्त आने पर ये क्या कर जाएंगी, एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। ये पॉइंट है इंटरसेक्शन का, क्रॉस कर जाएंगी। तो इन लाइंस को हम पैरेलल नहीं कह सकते, ये लाइंस पैरेलल नहीं है बल्कि ये लाइंस पैरेलल है। तो वैसे ही डी ए जो होगी सी बी के पैरेलल और डी सी जो है ए बी के पैरेलल होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अपोजिट एंगल जो होते हैं, अपोजिट एंगल जो पैरेललोग्राम में होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। एंगल मतलब अगर ये एंगल ए है, इसका अपोजिट क्या होगा, डी, नो, बी नहीं, एंगल ए का अपोजिट क्या होगा, सी होगा। समझ आई, एंगल ए का अपोजिट एंगल सी होगा। तो अगर मान लो एंगल ए किसी पैरेललोग्राम में आपको दिया हुआ है कि एंगल ए जो है वो 45 डिग्री का है, मान लो 45 डिग्री का, तो बताओ एंगल सी कितना होगा। जाहिर सी बात है पैरेललोग्राम में एंगल जो अपोजिट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल ए अगर 45 डिग्री है तो एंगल सी भी 45 डिग्री होगा। और अगर एंगल बी आपको बताया है, एंगल बी अगर मान लो क्या है 32 डिग्री है फॉर एग्जांपल, या 90 डिग्री कुछ भी है, तो वही एंगल डी भी होगा। एंगल बी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल डी के, और एंगल ए जो इक्वल होगा एंगल सी के। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे, एंगल, इसको डिनोट करते हैं एंगल, यानी एंगल को ऐसे डिनोट करते हैं। एंगल ए जो होगा वो इक्वल होगा एंगल सी के, एंड एंगल बी जो इक्वल होगा एंगल डी के। यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे पूरी एक्सरसाइज होने वाली है। हमें कितनी चीज़ें पढ़ी, पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल होता है, उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। और अभी हमने इतनी चीज़ें पढ़ी। अब एक चीज़ हमें लास्ट चीज़ जो पढ़नी है, एडजेसेंट एंगल, ADJACENT, एडजेसेंट जो एंगल होते हैं। अभी मैं बताता हूँ एडजेसेंट एंगल होते क्या हैं। एडजेसेंट एंगल जो होते हैं इन पैरेललोग्राम, ये जो मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में पैरेललोग्राम लिख रहा हूँ, जो अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में होते हैं उनका सम जो होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। मान लो ये एक कोई पॉइंट है, अब देखो इसका एडजेसेंट क्या हो सकता है, इसका एडजेसेंट ये भी हो सकता है और इसका एडजेसेंट ये भी हो सकता है।
ये क्या है, एडजेसेंट है, ये वाला भी और ये वाला एडजेसेंट है, लेकिन ये जो है ये अपोजिट है, ये क्या है, अपोजिट है। ठीक है, इसका एडजेसेंट क्या है, अभी यहाँ पर देखो, ए का एडजेसेंट क्या है, ए का एडजेसेंट बी भी है और ए का एडजेसेंट डी भी है, लेकिन ए का अपोजिट सी है, ना कि एडजेसेंट है। सी का एडजेसेंट, बी का एडजेसेंट क्या है, बी का एडजेसेंट सी भी है और बी का एडजेसेंट ए भी है, लेकिन कभी भी डी नहीं हो सकता। एडजेसेंट समझ आ गया। एडजेसेंट एंगल जो है पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई? अगर समझ आ गई ज़ोर से यस करो, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या आपको समझ आ गई। अगर नहीं समझ आई, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होंगी। अगर नहीं समझ आई, एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ कि पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल होता है, यानी 4 साइड्स का होता है। अपोजिट साइड्स और अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल जो पैरेललोग्राम है 180 डिग्री होता है। इसके बेस पर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो एक्सरसाइज 3.3 में हमें, अब देखो ए डी किसके इक्वल होगी, ए और डी, ए और डी, दोबारा से देखो, ए और डी, ए और डी किसके इक्वल होगा, बी सी के, क्योंकि अपोजिट साइड जो होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। देखो इसमें हम क्या लिखेंगे, ए डी इज इक्वल टू बी सी, और इसमें डेफिनेशन या प्रॉपर्टी क्या देंगे, देखो अभी तक तो हमने सिर्फ फिल किया था, हम डेफिनेशन या प्रॉपर्टी ये देंगे कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। अगर पूछेंगे क्यों है ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो इन एन पैरेललोग्राम, अगर एक पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, अभी जो हमने पढ़ा। नेक्स्ट है एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी। और फिर ओ सी, ओ सी किसके इक्वल होगा, ओ सी किसके इक्वल होगा, ओ ए के इक्वल होगा, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम में डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। ये एम, एम मतलब मीजर, मीजर ऑफ एंगल डी ए बी प्लस मीजर ऑफ एंगल डी सी डी ए। देखो डी ए बी और सी डी ए ये एडजेसेंट, एडजेसेंट जो है क्या है, एंगल्स हैं, तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री, जो हमने पहले पढ़ा। अब हम आते हैं जो मेन क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। मानो कि ये, मानो क्या है ही ये पैरेललोग्राम, ये जो है क्या है, पैरेललोग्राम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन ये है, तो करते हैं शुरू। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें एंगल, एंगल बी दिया हुआ है, एंगल बी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका जो है कौन सा, फर्स्ट पार्ट है। इसमें गिवन हमें क्या दिया हुआ है, गिवन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, क्या है या नहीं है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल बी जो है 100 डिग्री है, जिसमें एंगल बी 100 डिग्री है, इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 100 डिग्री। यानी एक पैरेललोग्राम दिया गया है हमें जिसमें एंगल बी जो है 100 डिग्री है। अब देखो हमने फाइंड क्या करना है, एक्स वाई और जेड। पहले हम एक्स को ही फाइंड करते हैं, पहले हम किसको करते हैं फाइंड, एक्स को। तो एक्स, एक्स बी का एक्स क्या है, एडजेसेंट है, क्या है, एडजेसेंट है। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, sum of adjacent angle in parallelogram is equal to 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, तो एडजेसेंट एंगल क्या है, एंगल बी प्लस एंगल सी, है ना, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी हमारे पास जो दिया गया है वो है 100 डिग्री, 100 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने निकालना है एंगल सी, एंगल सी निकालना है ना, यानी एक्स निकालना है। तो एंगल सी है क्या, एंगल सी एक्स है, एंगल सी क्या है, एक्स। देखो एंगल सी क्या है, एंगल सी एक्स है, तो हमने एक्स ही निकालना है।
180 अपनी जगह पर, और ये जो है प्लस का 100 है आगे जाकर, यानी इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेट, यानी ट्रांसलोकेट होकर ये कहाँ चला जाएगा, प्लस का है यहाँ माइनस का हो जाएगा 100 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 में से 100 को जब माइनस करोगे तो 80 आपके पास रहेगा। तो ये जब आपने x की वैल्यू निकाल दी, देखो अब तो आसानी हो गई। यहाँ आपने 100, एंगल b जो है 100 डिग्री है, तो वही एंगल y भी होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। एंगल अपने c यानी x की वैल्यू निकाली आपने 80 डिग्री, तो वही z भी होगी। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। अगर अपोजिट एंगल इक्वल है पैरेललोग्राम में, तो हमने जो अभी निकाला एंगल बी, यानी एंगल बी जो दिया हुआ है वो किसके इक्वल होगा, वाई के, यानी एंगल बी इज इक्वल टू वाई, है ना। तो एंगल बी कितना है, एंगल बी कितना है, एंगल बी 100 डिग्री है, तो वाई भी कितना होगा, 100 डिग्री होगा, यानी इज इक्वल टू 100 डिग्री। एंगल बी जो है वाई के इक्वल है, तो एंगल बी अगर 100 डिग्री तो वाई भी 100 डिग्री होगा। और दूसरा हमने निकाला एक्स, अगर एक्स जो है वो 80 डिग्री है, एक्स अगर 80 डिग्री है, देन जो इसका अपोजिट है, एक्स का अपोजिट क्या है, जेड, तो जेड भी कितना होगा, जेड विल बी आल्सो 80 डिग्री। तो इस तरह से हमारा एक्स क्या आया हमारे पास 80 डिग्री, वाई क्या आया हमारे पास 100 डिग्री, एंड जेड हमारे पास 80 डिग्री है। क्या समझ आई, क्या समझ आई। सेकंड पार्ट हम करेंगे। यहाँ पर भी सेम है, आपके पास मान लो आपके पास ए बी सी नहीं दिया हुआ है, तो आप खुद लिख लो ABCD, A B C और D। तो यहाँ पर एंगल D जो है 50 डिग्री दिया हुआ है, बाकी वाले आपने निकालने हैं। लेकिन यहाँ पर एक खेल खेला है जो बुक प्रिंट करने वालों ने, या जो भी, इन्होंने इंटीरियर नहीं बल्कि एक्सटीरियर एंगल दे दिया है यहाँ पर, कि हमने Z का जो एक्सटीरियर एंगल निकालना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो हम 180 में से माइनस करना होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम करेंगे गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ABCD एक पैरेललोग्राम है, इन विच, जिसमें एंगल जो है, एंगल कौन सा, एंगल D जो है 50 डिग्री है, एंगल D इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल D जो है 50 डिग्री दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ एडजेसेंट, हमने एडजेसेंट एंगल निकालना है। सबसे पहला काम हम एडजेसेंट एंगल ही निकालेंगे, यानी 50 के साथ x का निकाल देते हैं। 50 का एडजेसेंट x है, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ, एक ही तरीके से सारे क्वेश्चंस को करेंगे हम, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, एंगल D प्लस एंगल A, एंगल D प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल D अभी मैंने आपको बताया कि एंगल D हमें दिया हुआ है 50 डिग्री, एंगल D कितना दिया हुआ है 50 डिग्री, प्लस एंगल A क्या है, एंगल A जो है x है, जो हमने अभी फाइंड करना है, x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x अपनी जगह पर इज इक्वल टू 180 अपनी जगह पर, ये 50 प्लस का है, यानी इसके पीछे कुछ नहीं है तो प्लस तो है, ये आगे जाकर माइनस हो जाएगा। इसको ट्रांसलोकेटिंग भी कहता है, आगे जाने का मतलब ट्रांसलोकेटिंग। तो x इज इक्वल टू 180 में से 50 माइनस करो, 0 का 0, 8 में से 5 3 1, x की वैल्यू हमने फाइंड कर दी, x की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। हाँ, x की वैल्यू क्या आ गई 130 डिग्री। जो x की वैल्यू होगी वही तो y की वैल्यू होगी, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, ओह यहाँ पे जगह नहीं है, हम लिखेंगे देयरफॉर अपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। हमने अभी निकाला x,
एक्स जो है वो वाई के इक्वल होगा। अभी देखो, इफ हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, यानी एंगल ए क्या है, एक्स इज इक्वल टू एंगल सी क्या है, एंगल ए एक्स है तो एंगल सी क्या है, वाई, यानी एक्स इज इक्वल टू वाई। तो एक्स अगर हमने क्या निकाला अभी 130, तो वाई भी क्या होगा 130 डिग्री। क्यों होगा एक्स के इक्वल वाई, क्योंकि अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। हमने फाइंड किया एक्स, अभी पहले फाइंड किया एक्स, अब वाई फाइंड किया। अब हमारा काम है जेड को फाइंड आउट करना। आप कहोगे सर जेड को क्यों फाइंड करना है, अगर डी 50 डिग्री है तो जेड भी 50 डिग्री होगा। नहीं, अगर ये इंटरनल एंगल होता यानी इंटीरियर एंगल होता तो 50 डिग्री था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये एक्सटीरियर है, बाहर वाला एंगल है। तो हम क्या करेंगे, हमारा काम होगा पहले तो जेड को फाइंड आउट करना। तो हम क्या करेंगे, एंगल जो ये 50 डिग्री है और 50 डिग्री प्लस जेड, या फिर हम ये 130 डिग्री, इसका जो एडजेसेंट है ये एक्स प्लस जेड करेंगे एडजेसेंट एंगल। ठीक है, हम यहाँ पर करेंगे एडजेसेंट एंगल वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करके, या फिर 50 प्लस जेड का इस्तेमाल करके भी हम इसको निकाल सकते हैं। देखो एंगल डी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल बी के, अपोजिट एंगल में एंगल डी जो है वो इक्वल होगा, एंगल डी जो इक्वल होगा वो एंगल बी के। एंगल डी जो है कितना है वो 50 डिग्री इज इक्वल टू एंगल बी क्या है, यानी एंगल बी जो है जेड, तो यानी जेड इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये भी 50 डिग्री होगा। लेकिन हमने एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, यानी 50 जो है इसको 180 में से 50 को माइनस करना है, 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130 डिग्री। आप माइनस करो, 0 का 0, 8 में से 5 माइनस करने पर 3 और 1 का 1, 130 डिग्री। इस तरह से जेड हमारा निकला। एक तो ये तरीका है जेड को निकालने का, एक और तरीका है जेड निकालने का। हम एडजेसेंट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एडजेसेंट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम एक्स का इस्तेमाल करेंगे प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। ओह, यहाँ दिख ही नहीं रहा कैमरे में, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स हमारे पास क्या है, एक्स 130 डिग्री है, प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये माइनस का 130 डिग्री। तो जेड क्या हमारे पास आया 50 डिग्री, जेड क्या आया 50 डिग्री, यानी ये जेड है, जेड 50 डिग्री। तो हम ये अभी हम क्या निकाला, अब हमें एक्सटीरियर एंगल इसका निकालना है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130। चाहो आप ये तरीका इस्तेमाल करो, चाहो आप ये तरीका इस्तेमाल करो, दोनों तरीके से आंसर सेम आता है। ये हमारा सेकेंड पार्ट हुआ। अब हमारा थर्ड पार्ट है स्लाइड डिफरेंट। इसमें है, मान लो ये भी ABCD है, ABC और D। ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें आपके पास DC या फिर जो X Y और Z हमने फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, पहले हमें बनाना पड़ेगा, हमें बार बार यहाँ बुक पे देखने पड़ता है। हम इसको यहाँ पे बना देते हैं। इसमें है, ये है एंगल Y, एंगल X, ये 30 डिग्री और ये 90 डिग्री का एंगल है, और ये क्या है Z है। ये है हमारा A B C और D। अब देखो, अगर किसी ट्राइंगल में 3 एंगल्स का सम जो होता है वो भी 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल हमारे पास बना है, अभी देखो इस पॉइंट को हम O मानते हैं,
तो डी सी ओ में ये क्वेश्चन नंबर 3 है। गिवन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम जिसमें एंगल जो है डी सी ओ किसके इक्वल है, 30 डिग्री के इक्वल है। कितना है, 30 डिग्री के इक्वल है। तो हमें मालूम है कि ट्राइंगल में जो है सम ऑफ 3 एंगल इन ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 एंगल्स का, तो एक तो है एक्स प्लस दूसरा एंगल क्या है 30 डिग्री ऑलरेडी है, और प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो एक्स जो है क्या होगा, ये एक्स जो है वो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो एक्स क्या है 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 30 कितना होता है 9, 10 11 12 120 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, 0 का 0, 8 में से 2 6 और 1 का 1 में से 1 0। तो y की वैल्यू हमारे 60 डिग्री आती है, यानी y की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पर जो है ये जो इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से हम अगर इसे देखें, अगर y की वैल्यू 60 आई है तो z की वैल्यू भी 60 होगी। ये प्रॉपर्टी कौन सी है, इंटीरियर अपोजिट एंगल की। तो हमने x जो है हमने एक्स वाई जेड फाइंड करना था। x हमारे पास 90 डिग्री, y हमारे पास निकला 60 डिग्री, तो z भी 60 डिग्री होगा। अभी देखो हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 60 डिग्री, और आगे लिखेंगे क्यों, इंटरनल एंगल। हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि अल्टरनेट इंटरनल एंगल की वजह से। अब हमारे पास देखो x हमारे पास निकला है, क्या निकला है, कहाँ निकला है, x जो है 90 डिग्री है, y क्या है 60 डिग्री, और z भी क्या है 60 डिग्री। ये हमारे 3 पार्ट हो गए। अब हमारा फोर्थ तो इजी है। यहाँ पर हमारे पास मान लो ये क्या है, a है, b है, c है और ये d है। इसमें एंगल C जो है 80 डिग्री है, एंगल C जो है 80 डिग्री। सेम फोर्थ पार्ट में भी वैसे करते हैं। गिवन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इन विच, जिसमें हमें क्या दिया गया है, एंगल, कौन सा एंगल दिया है, एंगल C इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल C जो 80 डिग्री दिया हुआ है, तो हमने निकालना क्या है, हम इसका x निकालते हैं पहले, यानी एडजेसेंट एंगल निकालते हैं। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल क्या है, एंगल C प्लस एंगल B, एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल C क्या है हमारे पास, एंगल C हमारे पास है 80 डिग्री, एंगल C 80 डिग्री है, प्लस एंगल B कितना है, एंगल B हमारे पास है x, एंगल B क्या है हमारे पास x, एंगल B है x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस का है माइनस का 80 डिग्री हो जाएगा। 180 में से 80 माइनस करेंगे तो 100 डिग्री आएगा। क्या आएगा, 100 डिग्री आएगा। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये दो एंगल्स की जो वैल्यू आ गई है, इससे अपोजिट एंगल की मदद से हम इनकी प्रॉपर्टी भी निकालेंगे। देखो अब हम लिखेंगे अपोजिट एंगल्स आर, अपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। देयरफॉर अगर
अगर एंगल सी जो होगा एंगल ए के इक्वल होगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। एंगल सी क्या है 80 डिग्री, तो एंगल ए क्या है वाई, एंगल ए क्या है वाई, तो देयरफॉर वाई इज इक्वल टू वाई भी कितना होगा 80 डिग्री, वाई भी 80 डिग्री होगा। वाई निकल गया। अब हमने निकालना है z, लेकिन यहाँ पर भी है एक्सटीरियर एंगल है तो 180 में से माइनस करना होगा। अगर x इज इक्वल टू एक्स जो किसके इक्वल होगा z के इक्वल होगा, यानी x जो z के इक्वल होगा तो z भी, x हमारा क्या निकला था, x हमारा निकला था 100 डिग्री, 100 डिग्री। लेकिन हमने क्या करना है, इसको एक्सटीरियर एंगल निकालना है हमने z का, एक्सटीरियर एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस, जब हम एक्सटीरियर निकालते तो 180 में से माइनस करते हैं, 180 माइनस 100 इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 80 डिग्री, यानी 180 में से 100 निकाला तो 80 डिग्री। तो हमारे पास x की वैल्यू आई 100 डिग्री, y की वैल्यू आई 80 डिग्री एंड z की वैल्यू 80 डिग्री। हमारा लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट इसका, इस सेकंड क्वेश्चन का, कि हमारे पास यहाँ पर है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल बी जो है 112 डिग्री है। हम पहली ही फुर्सत में एक काम करेंगे कि जो अपोजिट एंगल से हम एंगल वाई निकाल देंगे, फिर हमारा सिर्फ एंगल एक्स और जेड रहेगा। और अभी करते हैं इसको, गिवन ए बी सी डी is a parallelogram in which, इसको हम एंगल बी भी लिख सकते हैं और एंगल हम लिख सकते हैं सी बी ए। एंगल सी बी ए कितना है 112 डिग्री, इन विच एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 112 ही था ना, हाँ 112 डिग्री, 112 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसका जो है x फाइंड करें या फिर हम पहले क्या करेंगे, इस z को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम z को, क्योंकि y तो हमें पता है y भी 112 होगा, तो उसको करने की कोई दिक्कत ज़्यादा परेशानी है नहीं हमें, लेकिन हम पहले हम z को फाइंड आउट करेंगे। यानी एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी हम क्या करेंगे, सम ऑफ adjacent angle in parallelogram R इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल B प्लस दूसरा क्या है एडजेसेंट 40 प्लस जेड, एंगल A क्या है, या एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B क्या है हमारे पास, एंगल B 112 डिग्री प्लस एंगल A क्या है हमारे पास, एंगल A है हमारे पास 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। 40 प्लस एक्स कहाँ से लाया, ये है एक्स नहीं 40 प्लस जेड है, 40 प्लस जेड, 40 प्लस जेड है। इसको प्लस करते हैं, 4 का 2 का 2, 4 1 5, 1 का 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 152 डिग्री, z इज इक्वल टू 10 में से 2 माइनस करने पर 8 और इस 7 में से 5 माइनस करने पर 2, 1 में से 1 0, तो z हमारे पास 28 डिग्री होगा। देखो जो z होगा वही x भी होगा, जो z होगा वही x होगा, क्योंकि ये हमने क्या पढ़ा था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो साथ में कर देते हैं, z इज इक्वल टू क्या था x, z इज इक्वल टू एक्स, यानी z अगर 28 तो x भी क्या होगा 28 डिग्री। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, मतलब x z निकल गया। अब y निकालना है अपोजिट एंगल। देखो डायरेक्ट हम करेंगे, एंगल जो है हमारा क्या b, एंगल b जो होगा वो किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा ना, होगा ना, एंगल बी जो वाई के इक्वल होगा। एंगल बी अगर हमारा एंगल बी हमारा अगर 112 है तो वाई भी 112 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल
आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, आगे मालूम है आपको। तो हमारे इस तरह से हमारा एक्स जो है 28 डिग्री निकला, वाई क्या निकला हमारे पास 112 डिग्री, एंड जेड भी हमारे पास 28 डिग्री निकला। ये हमारे हो गए सेकंड क्वेश्चन के पांचों पार्ट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कैन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम। क्या कोई क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो सकता है अगर एंगल डी प्लस एंगल बी 180 डिग्री होगा। चलो हम फाइंड आउट करते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, सॉरी क्वाड्रिलेटरल तो बनाना ही है लेकिन हम पैरेललोग्राम बनाएंगे। सॉरी पैरेललोग्राम नहीं, हमने एक क्वाड्रिलेटरल, हाँ क्या एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है, कंडीशन है एंगल डी, देखो ये है ए बी सी और डी। अगर एंगल जो ए है, नहीं ए नहीं पूछा उन्होंने, एंगल डी प्लस बी, ये है डी और ये है बी, ये क्या 180 के इक्वल हो सकता है? ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों? अगर ये दोनों ये भी 90 का है और ये भी 90 का है तो हो सकता है, लेकिन अगर ये कि इनका जो एंगल का मेजर जो है वो अनइक्वल होगा तो फिर जो 180 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो इसके पहले पार्ट का आंसर होगा मे बी, हो सकता है, यानी मे बी का मतलब क्या, हो सकता है, और मे नॉट बी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे नॉट बी। सेकंड पार्ट है पैरेललोग्राम, मान लो यही पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी, यानी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें मालूम है कि पैरेललोग्राम में साइड जो है इक्वल होती हैं, ठीक है। एंड बी सी इज इक्वल टू, नहीं, ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर। अच्छा, तो वो बता रहा है कि क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है, तो जाहिर सी बात है हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों क्यों नहीं है पॉसिबिलिटी? देखो, अगर हमने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, यहाँ तो इक्वल नहीं है, यहाँ 4 सेंटीमीटर, यहाँ 4.4 सेंटीमीटर। तो हम ये लिख सकते हैं कि सेकंड पार्ट में क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी कैन नॉट बी पैरेललोग्राम, कैन नॉट बी, RALLELOGRAM, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी पैरेललोग्राम नहीं हो सकता बिकॉज, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अपोजिट साइड्स जो हैं पैरेललोग्राम की आर नॉट इक्वल, वजह भी दे दी हम। थर्ड है एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल बी इज इक्वल टू 65 डिग्री। अगर देखो एंगल ए जो है 70 डिग्री है और एंगल सी क्या है 65 डिग्री है, तो इसकी जो डायगनल्स होंगी वो बाइसेक्ट नहीं होंगी, डायगनल जो है बाइसेक्ट नहीं होंगी। एक तो ये है सेकंड, और ये भी पैरेललोग्राम हम यही लिख सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी कैन नॉट बी पैरेललोग्राम बिकॉज, आगे क्या लिखना है, बिकॉज जो अपोजिट एंगल हैं वो इक्वल नहीं है, बिकॉज अपोजिट एंगल आर नॉट इक्वल। क्या हमने शुरू में ये पढ़ा था कि, क्या आपको याद है कि जब हमने पढ़ा था कि अब एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो वो यहाँ पर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इसीलिए पैरेललोग्राम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट्स एंगल ऑफ इक्वल मेजर। हमने एक क्वाड्रिलेटरल की शेप बनानी है जो पैरेललोग्राम तो नहीं होगी लेकिन उसके अपोजिट एंगल इक्वल मेजर के होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हम एक रफ क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। अब देखो 1 2 3 4 साइड क्वाड्रिलेटरल तो बन गया, लेकिन इसका जो ये एंगल और ये एंगल भी क्या है, इक्वल होगा। मान लो ये 35 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 35 डिग्री। लेकिन जो ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम तो है नहीं, क्योंकि इसकी ना तो साइड्स इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल नहीं ना है, अपोजिट साइड इक्वल नहीं है, और अपोजिट साइड क्या है, इक्वल नहीं है, ये काइट है। तो देखो हम इसको लिख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ABCD is a quadrilateral but not parallelogram,
बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। बस इतना सा था। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है जिसकी, मान लो यही पैरेललोग्राम है, जिसकी एडजेसेंट एंगल जो है 3:2 है, ए बी सी और डी। मान लो ये है एक, ये 3 रेशियो है तो x मानेंगे, और ये क्या है 2x मानेंगे। तो एक सेकेंड, शो हो रहा है, देखो ये हमारा एक पैरेललोग्राम है जिसमें एडजेसेंट एंगल 3x और 2x है। x क्यों लिखा, क्योंकि रेशियो में दी थी। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम सम ऑफ एडजेसेंट यानी एंगल ए प्लस एंगल बी, क्या ये एडजेसेंट है, बिल्कुल है, 180 डिग्री। एंगल ए कितना है 3x प्लस एंगल बी कितना है 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 + 2 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 5 क्यों नीचे बटा में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के आगे जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। अब देखो इसको काटेंगे कैसे, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, ज़्यादा कितना है 15, 16 17 18, 3 ज़्यादा है, इसके साथ 3 लिख लो, 5 × 6 = 30। तो x की वैल्यू क्या आई 36 डिग्री। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन नहीं हुआ, हमने जो माना था एंगल ए कितना माना था 3x, तो x की वैल्यू यहाँ फिल करो, 3 × x क्या है 36। अब मल्टीप्लाई करो, 3 × 6 = 18, 1 कैरी, 3 × 3 = 9, 1 10, ये हमारा एंगल ए आया। अब एंगल बी हमने माना था 2x, एंगल बी कितना माना था 2x, यानी 2 × x की वैल्यू क्या निकाली 36, 6 × 2 = 12, 1 कैरी, 3 × 2 = 6, 1 7, 72 डिग्री। जब हमारे पास दो एंगल आ गए, अब अपोजिट एंगल से उन बाकी दो भी निकालते हैं। अपोजिट देखो हमारे पास ये एंगल और ये एंगल आ गया, ये 108 डिग्री और ये 72 डिग्री। देखो जो ए होगा वही सी भी होगा, यानी अगर ये 108 है तो ये भी 108 होगा। अभी देखते हैं, अपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल जब इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में तो एंगल ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल सी इज इक्वल टू, एंगल ए हमारे पास क्या निकला है 108 डिग्री, तो एंगल सी भी 108 डिग्री होगा। और एंगल बी हमारे पास, एंगल बी जो है वो इक्वल होगा एंगल डी के, तो एंगल बी अगर 72 है तो एंगल डी भी कितना होगा 72 डिग्री होगा। क्या कोई मुश्किल परेशानी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 6th है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, यानी दो एडजेसेंट एंगल हैं पैरेललोग्राम के जिनका इक्वल मेजर है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ये मतलब बिल्कुल यहीं पे मैं करवाता हूँ आपको। मान लो एक पैरेललोग्राम है, ये ए बी सी और डी। क्वेश्चन में कहा है कि इसके दो एडजेसेंट साइड, यानी एक मान लो ये और एक मान लो ये, वो इक्वल है। इक्वल कुछ भी मान लो, आप मान लो ये भी है 72 डिग्री और ये भी 72 डिग्री। तो बताया है कि इसके सारे बताओ, तो जाहिर से मैंने सारे एंगल बताओ, सी और डी भी बताओ। जब हमें दो ऑलरेडी पता है तो ये भी वही उतने ही होंगे, जाहिर सी बात है। अगर ये 90 डिग्री, अगर मान लो ये दोनों 90 डिग्री हैं तो ये भी क्या, अगर एंगल बी 90 डिग्री है तो एंगल डी भी तो 90 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। अगर एंगल ए 90 डिग्री है तो एंगल सी भी कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। अगर दो हमें पता है तो दो ऑलरेडी, यानी हम बता सकते हैं कि जो अपोजिट एंगल से हम बाकी के दो भी बता सकते हैं, इसको करने ज़्यादा है नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। द एडजेसेंट फिगर एच ओ पी ई, देखो कहाँ पर है एच ओ पी ई, फाइंड द एंगल एक्स वाई जेड। सिंपल है, यहाँ पर भी एक्स वाई और जेड को फाइंड करना है। स्टेट द प्रॉपर्टीज यूज टू फाइंड देम। आप जो फाइंड करने में जो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करोगे उसको बताना भी है। अरे
हम इसको यहाँ बनाएंगे ताकि बार बार ना देखना पड़े। यहाँ कुछ इस शेप का है ये, इसमें यह HOP और E, इसमें ये X है और यहाँ पर क्या है, ये 70 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है। फिर ये है Y और ये है 40 डिग्री और ये है हमारा Z, XYZ, बाकी कुछ नहीं दिया। चलो करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं सॉल्व। पहले हमें क्या दिया हुआ है, एक, लेकिन दिया है एक्सटीरियर एंगल, तो हमें क्या करना होगा, इसको इसका इंटीरियर फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहले हमें इसका इंटीरियर फाइंड करना होगा, यानी HOPE, ओ ये है, तो इन ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल देखेंगे POH या HOP में जो एंगल O है वो 70 डिग्री है। एंगल O क्या है, 70 डिग्री है, लेकिन है एक्सटीरियर। आप बताओगे जो अगर सर ये 70 है तो ये भी 70 होगा, नहीं, जब इसका इंटीरियर निकलेगा तो वो इक्वल होगा, अभी 70 ये इक्वल नहीं होगा। तो पहला हम लिखेंगे, हम यहाँ क्या लिखेंगे, गिवन, यानी हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि HOPE इज क्या है, पैरेललोग्राम है। HOPE इज ए पैरेललोग्राम, हाँ, HOPE इज एक पैरेललोग्राम है जिसमें इन विच एंगल POH, इन विच एंगल POH या HOP आप लिख सकते हो, वो है 70 डिग्री के, 70 डिग्री के। तो आपको मालूम है कि हमें इंटीरियर एंगल निकालना है, तो देयरफॉर इंटीरियर एंगल यानी O किसके इक्वल होगा, एंगल O किसके इक्वल होगा, 180 में से 70 माइनस करेंगे, फिर इंटीरियर निकलेगा ना 70 डिग्री, तो 180 में से 70 निकाला तो 110 डिग्री, यानी अंदर वाला जो हमारा क्या आया 110 डिग्री। अगर ये 110 है तो ये जाहिर सी बात है x तो 110 होगा। सिंपल कर लेते हैं, एंगल O इज इक्वल टू एंगल X या एंगल E, तो एंगल O इज इक्वल टू एंगल E क्या है X, तो x क्या होगा, वह x भी 110 डिग्री होगा। हमारा पहला जो है x निकल गया। कोई मुश्किल, हमने क्या किया, बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल दिया था, 180 में से माइनस किया हमने, तो हमारे पास आ गया इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल O जो था 110 डिग्री, वो इक्वल है x के। अगर O जो है 110 है तो x भी क्या होगा, 110 होगा। अब हम कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट इन पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। अब देखो एडजेसेंट आप ये वाला लो या ये वाला लो, कोई सा ले लो, हम ये वाला ही लेंगे, या ये वाला कोई सा एक ले लो, जैसे ये और ये लेते हैं। एंगल E प्लस एंगल H क्या दिखाई दे रहा है, हाँ, एंगल E प्लस एंगल H इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल E कितना निकाला था हमने, यानी x है, एंगल E क्या है x, प्लस एंगल H क्या है 40 प्लस Z, 40 प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। x हमने निकाला था, x हमने क्या निकाला 110 डिग्री, 110 डिग्री प्लस 40 प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। 110 और 40 होता है 150 डिग्री, प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो Z इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये माइनस 150 डिग्री हो जाएगा। 180 में से 150 माइनस किया तो Z इज इक्वल टू 30 डिग्री। एक्स Z निकल गया। अब हमने निकालना है Y। अभी देखो Y को निकालना ही नहीं है हमने, क्यों, Y को निकालना है लेकिन निकल गया है। ये देखो अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी तो 40 डिग्री होगा, निकालना ही क्यों है। जाहिर सी बात है, हमने पढ़ा था कि जो इंटीरियर एंगल जो इक्वल होते हैं तो वो भी, यानी जो हमारा ये कौन सा है 40 इज इक्वल टू वाई, यानी देयरफॉर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर y इज इक्वल टू 40 डिग्री।
वाई 40 डिग्री। और ये क्यों है? इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट किस प्रॉपर्टी से हम इसको लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 40 डिग्री? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देयरफॉर जो हमने एक्स वाई जेड क्वेश्चन में क्या बताया था कि एक्स वाई जेड फाइंड करो, तो एक्स हमारे पास है कहाँ है एक्स? 110 डिग्री। वाई हमारे पास क्या निकला है? 40 डिग्री। और जेड हमारे पास है 30 डिग्री। आई थिंक आपको सब कुछ समझ आया होगा। अभी कुछ चीज़ें मैं यहाँ से आपको थोड़ी बताता हूँ। इस पे तो है नहीं, हाँ ये वाली चीज़ें, जैसे एक जो क्वाड्रिलेटरल है, हमने पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल यानी उसमें 4 साइडें होती हैं। क्वाड्रिलेटरल भी अलग अलग किस्म के होते हैं। कुछ ट्रिपेजियम होते हैं। ट्रिपेजियम में क्या होती हैं, क्या होता है, एक ही पेयर जो होता है उनका पैरेलल साइड होता है, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल होगी, लेकिन दूसरा पेयर जो होगा पैरेलल नहीं होगा। इसे कहते हैं ट्रपेजियम। ध्यान से सुनो, दोबारा सुनो कि ये 2 पेयर हैं। पेयर मतलब जोड़ा, जोड़ा मतलब 2 चीज़ें हैं। पेयर मतलब 2 चीज़ें। हम कहते हैं ना पेयर ऑफ चप्पल का पेयर है, तो चप्पल मतलब कितनी? एक नहीं बल्कि 2 है। तो इसी तरह पेयर ऑफ ये जो लाइंस हैं, अपोजिट लाइन जो होंगी, ये 2, एक पेयर तो होगा पैरेलल, ये 2 पैरेलल हैं, लेकिन ये पैरेलल नहीं है। ट्रपेजियम में एक ही पेयर पैरेलल होता है। दोबारा सुनो, ट्रपेजियम में एक ही पेयर पैरेलल होता है और एक पेयर पैरेलल नहीं होता, और 4 साइड्स का ही होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आई थिंक ट्रपेजियम आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका काइट। क्या है? काइट। काइट में भी क्या होते हैं? 4 ही साइड्स होती हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी जो एडजेसेंट साइड होती है वो इक्वल होती है, यानी एडजेसेंट साइड यानी ये साइड और ये साइड इक्वल, ये साइड और ये साइड इक्वल। अपोजिट साइड यहाँ पर इक्वल नहीं होती। काइट में एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। जैसे पैरेललोग्राम में क्या थी? अपोजिट साइड इक्वल, वैसे काइट में क्या होती है? एडजेसेंट साइड जो होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। और यहाँ पर देखो पैरेललोग्राम में क्या होती है? अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। अपोजिट साइड इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। सम ऑफ एडजेसेंट साइड क्या होता है? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। डायगोनल क्या होती हैं? बाइसेक्ट होती हैं। क्या समझ आया सब कुछ?